नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल वे पर फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिनको डॉक्टर कृष्ण कुमार के नाम से जाना जाता है। दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में इनके अपने क्लिनिक्स हैं और जिस विधा को ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले वर्षों लगभग 20-22 साल से दे रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि शायद ही कुछ चंद लोग वैसे होते हैं जो अपनी जो विधा या जो विद्या जो उन्होंने हासिल की होती है, जो कुदरत ने उनको दी होती है, उसको आत्म स्वरूप में लेकर बिना किसी इस प्रकार के चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई ज्यादा लोभ लालच नहीं होता। ऐसी एक शख्सियत है डॉक्टर कृष्ण कुमार। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के बारे में बहुत पुराने परिचित हैं, तो इतना ही कह पाऊंगा कि जब शुरुआती दौर था और तब से अब तक 20-22 सालों के बाद दोबारा मुलाकात हुई है, आज उनसे चर्चा करते हैं कि डॉक्टर लगाने के पीछे उनका कारण क्या था, कि डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाना था तो उसके पीछे की जो परिवार में या समाज में या खुद में ऐसी क्या जिज्ञासा थी जिसके लिए वो डॉक्टर कहलाना पसंद करते थे। और इस प्रकार के तमाम तरह की जानकारियां जो उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, उनके व्यवहार और संस्कार से जुड़ी हुई है, उन पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर लगाना आपके जीवन में जो ये चेंज आया डॉक्टर लगाने का, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने बड़े 22 साल से एक लंबा अरसा किया है पूरा, तो इसके पीछे कोई खास वजह डॉक्टर होना, कुछ मंशा रही परिवार की, आपकी निजी? देखिए, अगर मैं ईमानदारी से बात करूं तो कोई ऐसा टारगेट ना तो मेरा था और ना ही परिवार ने दिया हुआ था। हमारे समाज में, मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से जुड़ा हुआ हूँ, वहां पर बच्चे पढ़ जाएं यही बहुत होता था। कौन सा काम है? टारगेट देना ना देना तो बहुत दूर की बात है। मेरी जो स्टडीज हुई है रोहतक से हुई है, तो वहां पर ये होता था कि बच्चा पढ़ जाए, कुछ भी पढ़ ले। माँ बाप को भी इतना नहीं पता होता था कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्रॉपर रोहतक से आप या मेरा अपना जो गांव है मुंडाल है, और जहाँ मेरी स्टडीज हुई है और डोब गांव मामा के यहाँ के हुई थी। मामा जी के यहाँ नाना नानी के पास में चला रहा, तो वहाँ पर नाना नानी के लिए यही होता था कि पढ़ ले। मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, सरकारी स्कूल में पढ़े शुरुआत में, तो इस सबको लेकर के आगे बढ़े। स्पोर्ट्स में, हेल्थ में रुचि पर्सनल थी कि हेल्दी रहना, एक्टिव रहना, स्पोर्टी रहना, वो एक अपनी इच्छा थी। गाँव में भी खेल कूद में हिस्सा लेते थे, स्कूल में भी खेल कूद में बहुत हिस्सा लेते थे। जैसे जैसे आगे बढ़े और जिस तरह की स्टडीज मैंने किया, जिस तरह के की जो प्रैक्टिस या मैं जो डॉक्टर्स जिसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वो फिर उसी तरह की विधाओं में मैं आगे बढ़ा। मैंने शुरुआत योग की कोशिश से की, अच्छा लगा, हेल्थ में चेंजेस आए। फिर मैंने नेचुरोपैथी का फॉर्मल कोर्स किया, फिर आयुर्वेदा से संबंधित स्टडी किया। तो इस तरह से मैं अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स करते होते PhD तक मैं पहुंचा। PhD मैंने ब्रोंकियल अस्थमा में किया, और उसके बाद मुझे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने यहाँ स्पॉन्सर किया एज नेचुरोपैथ। वहाँ गया और कुछ दिनों के बाद परिवार के कहने से या अपनी इच्छा से भी, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा कर रहा था, चाहता था कि मैं यहाँ रह करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सकूँ, तो वापस लौट आया। 2003 में मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है, यात्रा शुरू की, और आज जैसा आपने बताया तकरीबन 20 साल से ऊपर हो गए हैं इसको, क्योंकि मैंने जनवरी 2003 में शुरू किया था, तो 20 ईयर्स प्लस हो गए। एंड बाकी डॉक्टर लगाने के पीछे, डॉक्टर लगाना है नहीं लगाना है, डॉक्टर होना जरूरी है। नाम के तो आगे लगे ना लगे, लेकिन डॉक्टर सिर्फ एक एजुकेशन नहीं है। डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि सेवा भाव होना बहुत जरूरी है। जब धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन में कम हो रहा है, बिजनेस भाव ज्यादा आ रहा है, तो सेवा भाव के साथ कोशिश करते हैं कि लोगों को समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, उनको सुने। और मेरी अपनी जो प्रैक्टिस है उसमें मेरी USP कह लो या पहचान कह लो इसमें, कि मैं पहले जो भी पेशेंट या रोगी मेरे पास आता है उसकी मैं पूरी सुनता हूँ, और ये समझने की कोशिश करता हूँ कि इसको बीमारी जो है वो मानसिक है या शारीरिक है या फिर मनोशारीरिक है, क्योंकि आजकल जितनी बीमारियां हो मनोशारीरिक उसमें ज़्यादा हो रखी हैं।
और सिर्फ दवाइयों से उसको आप ठीक नहीं कर सकते हो। दवाई के साथ साथ उसको एक साइकोथेरेपी, उसको सुनना, उसको थोड़ा सा एक सही ट्रैक पे डालना, चाहे उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस हो। जैसे मेरा तो जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम ही डॉक्टर कुमार लाइफस्टाइल सेंटर है, और फरीदाबाद में ज़्यादातर लोग मुझे जानते हुए डॉक्टर कुमार के नाम से ज़्यादा जानते। मेरा पूरा नाम शायद हर किसी को नहीं पता है। इसमें हमने लाइफस्टाइल को जोड़ा। तो लाइफस्टाइल में है कि लोगों के सोचने का तरीका, उनके खान पान का तरीका, उनके एक्टिविटीज का तरीका, उनके रहने का तरीका, इन सब चीज़ों से हमारी हेल्थ जुड़ी हुई है। जब तक हम इन सब चीज़ों पर एक साथ काम नहीं करेंगे, आजकल किसी बीमारी को ठीक करना संभव नहीं है। और जैसा हम देख भी रहे हैं, खासकर मॉडर्न एलोपैथी में, क्योंकि अप्रोच जो है वो सिम्टोमेटिक अप्रोच के साथ ट्रीट किया जाता है, वहाँ पर ज़्यादा बाकी चीज़ों पर ध्यान कम दिया जाता है। तो इसीलिए बहुत सी बीमारियां जो है वो पैदा होती हैं लेकिन वो खत्म नहीं होती हैं। चाहे डायबिटीज है, चाहे हाइपरटेंशन है, चाहे गैस्ट्राइटिस है, चाहे एक नॉर्मल एसिडिटी क्यों ना लगा लें, रोज दवाई खा के उनको मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने अपना एक शुरू किया और उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, कितनी सुंदर व्याख्या दी है नेचर की डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब का कहना है कि हॉलिस्टिक जो अप्रोच है वो डॉक्टर प्रोफेशन से जुड़ी हमेशा से ही रही है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है, और साक्षात भगवान के रूप में देखा भी जाता है। और जब आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में होता है, जब बीमार लाचार और इस प्रकार से आया रहता है, तो उसको ये उम्मीद होती है कि डॉक्टर के पास आने मात्र से वो ठीक हो सकता है। लाइफस्टाइल की बात करी है डॉक्टर साहब ने हमारे से, और नेचुरोपैथी की बात करी है, और तमाम तरह की उस प्रकृति से जुड़ी चीज़ों की बात करी है। विषय पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हुआ है पिछले लंबे समय तक, उसकी कोई खास वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, सब कुछ ही बदल गया है आसपास। चाहे अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो चाहे वो एयर पॉल्यूशन को ले लें, चाहे हम वाटर पॉल्यूशन को ले लें, या फूड अडल्ट्रेशन के फॉर्म में फूड पॉल्यूशन को ले लें। दूसरा, सोशल फैब्रिक भी चेंज हुआ है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया है, हर कोई स्ट्रेस में है, हर कोई भाग रहा है, हर रोज प्रूव करना पड़ता है खुद को, चाहे वो ऑफिस में प्रूव करें, चाहे वो घर में प्रूव करें, इवन चाहे वो समाज में अपने आप को प्रूव करे। तो चैलेंजिंग बहुत कुछ हो गया है। तो इन सब चैलेंजेस के बीच में डेफिनेटली कहीं ना कहीं खुद के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो गया है हर किसी के लिए। जब हम एक ट्रेडिशनल तरीके से बात करते हैं तो सबको पता, सारी अच्छी बातें ऑलमोस्ट सबको पता है। आजकल ज्ञान की कमी नहीं है। पहले क्या होता था कि लोग ज्ञान की कमी की वजह से दुखी थे। अब बल्कि ज्ञान की तो अधिकता है। हमारे हाथ में जैसे डिवाइस आ गए हैं जो सुबह से शाम तक ज्ञान की बारिश करते हैं जी, लेकिन उस बारिश की कितनी बूंदें हमारे ऊपर पड़ती हैं ये अलग विषय है। तो अब जो लाइफस्टाइल की आपने बात की, उसमें खुद के लिए समय ना निकाल पाना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो समय क्यों नहीं निकल पाता, उसके लिए ट्रेडिशनल अप्रोच जिम्मेदार है। किसी को बोल दो आप एक्सरसाइज किया करो, योगा किया, उसको लगता है कि 1 घंटा कैसे निकालूं मैं अपने लिए। सुबह तो मुझे भागना होता है 6 साढ़े 6 बजे अपने ऑफिस के लिए। मैं कहता हूँ आप 1 घंटे की क्यों सोचते हो? आप 10 मिनट निकाल सकते हो, 10 मिनट निकालो। आप सुबह नहीं निकाल सकते, शाम को निकालो, दोपहर में निकालो, किसी टाइम भी करो। अच्छी चीज को करने के लिए सारे समय अच्छे हैं। आप बेस्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बेटर तो कर सकते हो। फाइन। दूसरा, डाइट की जब बात आती है, सबको पता है क्या खाना चाहिए। अपने शरीर का सबको पता होता है कि मुझे क्या खाने से प्रॉब्लम होती है और क्या खाने से मेरा शरीर जो है वो ईज में रहता है। तो उसमें जो मेजर चीजें हैं जिसकी वजह से समस्या ज्यादा होती है, या आपकी प्रकृति के हिसाब से आपका वेट गेन करने की अगर टेंडेंसी है तो आप हाई कैलोरी चीजों को, खासकर कोल्ड ड्रिंक्स को, दूसरा जो पैक्ड जूसेस हैं उनको, जो शुगर कंटेंट जिसमें ज्यादा है उनको आप कम से कम खा सकते हैं। राइस है उसको आप कम से कम खा सकते हैं। कुछ चीजों को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। डाइट का मतलब डाइट चार्ट नहीं होता कि आप डाइटिशियन के पास जाएंगे और डाइट चार्ट लिख के देगी या देगा और फिर उसको हम ये कह के रिजेक्ट कर देंगे कि मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं इन चीजों को फॉलो कर सकूं, ऑफिस में सारी चीज मैं कहां से लाऊं। तो हमने लाइफस्टाइल को एक इजी तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की कि सबसे पहले तो सबसे जो मेजर ग्रे एरियाज है जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं आपकी हेल्थ को, उनको आइडेंटिफाई करो और उनमें से टारगेट अपना एक छोटे छोटे टारगेट्स लो और उनको दूर करने की कोशिश करो। आप एक्सरसाइज 1 घंटे नहीं कर सकते, 5 मिनट करो। आपको लगता है कि यार मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम रहने लगी है, प्रोफेशनल डिसीज हो गई है आजकल, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर दर्द है या जॉइंट्स के दर्द है। अब मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज के बाद तो ठीक हो नहीं सकते। आप पेन किलर खा लीजिए या आप आयुर्वेदिक की दवाई खा लीजिए या और कुछ
जादू मंत्र कर लीजिए, लेकिन एक्सरसाइज के बिना ठीक नहीं हो सकता। अब आपको सोचना है एक्सरसाइज आपको ऑफिस में जाके डेस्क पे भी एक्सरसाइज हो सकती है, डेस्क पे बैठे बैठे भी हो सकती है। सुबह 5 मिनट बाथरूम में जाने से पहले अपने बेड पे लेट के 5 एक्सरसाइज इससे जुड़ी हुई है, 5 एक्सरसाइज हो सकती हैं। इतनी तो शुरुआत कीजिए। डाइट के बारे में हम यही कहते हैं कि एटलीस्ट आप कहते हैं कि मैं ऑफिस में कैंटीन मुझे नहीं मिलता, आपके घर में मिलता है। आप सुबह अपनी शुरुआत अच्छी कीजिए। ब्रेकफास्ट घर से निकलते हैं तो आप फ्रूट्स वगैरह खा लीजिए या कोई हल्का उस तरह खाना खा के निकलिए। रात के अगर वहाँ लंच अगर हैवी हो जाता तो डिनर को लाइट रख लीजिए। तो कुछ चीजें जो है एज पर योर शेड्यूल आप उसमें ट्विस्ट कर सकते हैं। सेम वही स्ट्रेस का है, आप स्ट्रेस उतना ही लीजिए जितना लेने का फायदा हो। स्ट्रेस भी 2 तरह का होता है। एक परफॉर्मिंग स्ट्रेस है जिसकी वजह से भाग दौड़ करते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं टाइम से, बच्चे स्कूल पहुंचते हैं टाइम से, हम सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि जाना, वो परफॉर्मिंग स्ट्रेस है। एक होता है वो स्ट्रेस जिसमें हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है लेकिन हम सोच बहुत रहे हैं, तो वो हमारी रूटीन परफॉर्मेंस को नीचे ले आता है, फिर एंग्जाइटी की तरफ लेके चला जाता है कि आप ऐसे एरिया में घुस रहे हैं जहां पर आपके हाथ में कुछ नहीं है और सिर्फ आप उन चीजों को देख देख के दुखी हो रहे हैं। तो ऐसे स्ट्रेस से अपने आप का बचाव करें। और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज एटलीस्ट दिन में 2-3 बार हो सकता है, आप बंद करके आप ओम का चैंटिंग कर लीजिए 2-4 मिनट, इट वर्क्स। आप गायत्री मंत्र कर लीजिए, इट वर्क्स। आप सिंपल सोने से पहले अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, अपने सांस को आते जाते देखिए, नींद की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीजों को भी अगर हम करना शुरू करें तो इट मेक्स अ बिगर डिफरेंस इन आवर हेल्थ। तो लाइफस्टाइल का मतलब जो लोगों ने समझ लिया है कि बिल्कुल सब कुछ उल्टा पुल्टा करना हो नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको डेफिनेटली मैं लोगों को कहता हूँ, देखिए मैं आपकी नौकरी छुड़वाने नहीं चाहता, क्या ना मैं आपके ऑफिस के टाइम बदलवा सकता। अगर आपको सुबह 6:30 बजे निकलना तो निकलना है, आपको रात को वापस 9 बजे घर पे वापस पहुंचते हैं ड्यू टू ट्रैफिक, ड्यू टू लेट डिस्टेंस फ्रॉम योर ऑफिस, तो वो उसमें कुछ नहीं कर, आप भी कुछ नहीं कर सकते। अब वो आपके भी हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं। अब लेट्स फाइंड आउट कि उसके अंदर क्या कर सकते हैं। सो वो ग्रे एरियाज को फाइंड आउट करके, इसलिए हम अपने सेंटर को या अपने जो हमारी यूएसपी है वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही, जब तक हम उसमें किसी को नहीं कोई छोटा मोटा बदलाव या कुछ सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, तब तक सिर्फ दवाइयों से या किसी और दूसरी चीज से हेल्थ को लॉन्ग टर्म के लिए मैनेज नहीं किया। अच्छा, थोड़ा बहुत रिलीफ जरूर पहुंचाया जा सकता है। जो हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल है कि हर कोई हेल्दी रहे, रोज हेल्दी रहे, एवरीडे हेल्थ फील करे, और बिना किसी लंबे चौड़े दवाइयों के या बिना किसी बाहर की चीजों से, कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सके हेल्थ के मामले में। दोस्तों, अभी आपने डॉक्टर साहब से सुना कि भाई लाइफस्टाइल को हमने बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे शब्द देकर, भारी भरकम शब्दों के साथ इतना अपने दिलो दिमाग में हैवी कर लिया है कि जब उसको चेंज करने की बात आती है या उसके बारे में कुछ सोचते हैं तो हमें अजीब तरह के उसी को लेकर फियर और अजीब से डाउट्स होने लगते हैं, और अंततः उसको हम ले भी नहीं पाते, और रिजल्ट ये आता है कि फिर वहीं की वहीं स्थिति बनी रहती है। लाइफस्टाइल को लेकर डॉक्टर साहब का सिर्फ इतना सा कहना है कि भाई आप जो भी आपकी दिनचर्या है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव लाए। बस कितना बदलाव ला पाते हैं वो एक अलग मेजर हो सकता है, हर आदमी का व्यक्तिगत हो सकता है, उसकी टाइमिंग के साथ हो सकता है, बट चेंजिंग धीरे धीरे आती है। और चेंजिंग आप अपने आप ये चीज देखिए, अगर आपको 3 महीने के अंदर आपका वेट रिड्यूस हो जाता है या आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ नई चीज आ जाती है, तो डेफिनेटली वो आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देगा कि आपकी वर्क की जो क्षमता है, जो काम करने की क्षमता है, वो 1 गुना बढ़ जाएगी। ऐसी ही कुछ वजह से डॉक्टर कुमार ने अपने इस हेल्थ सेंटर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात करी लाइफस्टाइल की और खाने पीने की। लाइफस्टाइल भीड़ का हिस्सा है, भीड़ ज्यादा है पब्लिक डोमेन में। हेल्थ की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, तो ऐसे में हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें पोल्यूशन का जो पार्ट है, बहुत बड़ा पार्टिकल जो पार्ट आता है, पार्टिकल पार्ट जिसे बोलते हैं पंचतत्वों का खासकर, उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा नजदीकी से महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होंगे तो अंदर से भी ठीक नहीं हुआ आदमी। उसके ऊपर भी कुछ वर्क करते हैं हम। देखिए, नेचुरोपैथी में और आयुर्वेदा में इन चीजों को बहुत स्पष्टता से डिफाइन किया गया है, उनके सॉल्यूशन को भी बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताया गया है। जैसा आपने कहा कि आप जगह पॉल्यूशन है, डेफिनेटली है, एयर पॉल्यूशन है। मैं लोगों को कहता हूँ कि एयर पॉल्यूशन है, डेफिनेटली इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते, यही हवा है, सब इसी में सांस लेना है।
वही पानी है, वही खाना है। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं हम, मंडी में या किसी दुकान पर जाते हैं, हम महंगा ले आते हैं, बस इतना ही सिलेक्शन है। बाकी तो ना कहीं हम लैब टेस्ट कर सकते हैं उसका, ना कोई ऐसा प्रोविजन सरकार की तरफ से एक चीज़ हम टेस्ट करके रखा गया। हमें लगता है कि महंगा होगा तो अच्छा होगा, लेकिन महंगा हो अच्छा हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन पूरे हो उसकी कोई गारंटी नहीं। तो अब इसका सिंपल सिद्धांत है, जब फॉर एग्जाम्पल आजकल गर्मियों में आंधी ज़्यादा चलती है, हवा तेज चलती है, घरों में डस्टिंग ज़्यादा होती है, धूल ज़्यादा होती है, तो डस्टिंग एक बार करने के बजाय हम 2 बार करते हैं, सफाई बढ़ा देते हैं। गंदगी के सोर्स बढ़ रहे हैं, तब सफाई के एफर्ट्स बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में एक वर्ड है डिटॉक्सिफिकेशन, कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई रखें। डिटॉक्सिफिकेशन के अलग अलग तरीके से, डाइट डिटॉक्सिफिकेशन है, इसमें हमारे अगर हम सनातन धर्म में अपने हिंदू धर्म की बात करें, दूसरे धर्मों में भी फास्टिंग का एक जो प्रॉब्लम है, प्रावधान है, वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का तरीका था। चाहे वो हम हमारे नवरात्रों की बात करें, चाहे हम रमजान की बात करें, या किसी दूसरे धर्म में किसी और नाम से बात करें, तो शरीर को साफ किए बिना उसको स्वस्थ रखना संभव नहीं है। नेचुरोपैथी में एक सिंपल सिद्धांत है कि हर रोग का एक ही कारण है और एक ही निवारण है। कारण है विजातीय पदार्थों का जमा होना शरीर में, और निवारण है विजातीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दो। शरीर में इतनी क्षमता है कि वो हर बड़े से बड़े रोग को ठीक कर सकता है, आपको उसको सपोर्ट करना है। तो वो चाहे फास्टिंग से करें, चाहे वो डाइट से करें। डाइट का मतलब डाइटिंग नहीं है, यहाँ बहुत से लोग फास्टिंग और स्टारवेशन में जो अंतर है उसको भूल जाते हैं, और कई बार हम फास्टिंग के नाम पर स्टारवेशन कर देते हैं। भूखा रहना फास्टिंग नहीं है। जब हम घर साफ करते हैं तो हम भी कोई झाड़ू, पोछा, पानी, इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो यही जो हम शरीर को साफ करते हैं, तो फाइबर इंटेक, पानी का ज्यादा इंटेक, लिक्विड इंटेक, ताकि शरीर साफ हो। यही तो झाड़ू पोछा हमारे शरीर के, ठीक है। तो अगर शरीर को हम साफ, ऐसे ही आयुर्वेद में भी डिटॉक्सिफिकेशन का पंचकर्मा के रूप में एक अलग तरीका प्रोसेस है। योग में षटकर्म के रूप में इसको दर्शाया गया है, जैसे कुंजल, नेत्रिक। तो शरीर की आंतरिक सफाई और वैचारिक सफाई, वैचारिक नियंत्रण, ये 2 चीजें जब तक नहीं होंगी, जो पंच महाभूत की थ्योरी आप कह रहे हैं, वो डेफिनेटली बैलेंस रहेंगे। चाहे हम आयुर्वेद की दृष्टि में वात, पित्त, कफ कहें, या नेचुरोपैथी में उसको पंच महाभूत कहें। तो जैसे ही बॉडी में टॉक्सिक बढ़ते हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ती है, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ फोर्स कम हो जाती है। जो शरीर के अंदर जो शरीर को बनाए रखने की क्षमता है, शरीर को प्रतिरोधक क्षमता है, या रिपेयर मेंटेनेंस करने की क्षमता है, वो सारी कम पड़ जाती है। और फिर कम उम्र में इंसान बूढ़ा लगने लग जाता है, कमजोरी आ जाती है, रूटीन के काम करने की एनर्जी नहीं बचती है। खाना हम खाते हैं, वेट बढ़ता चला जाता है, लेकिन एनर्जी का लेवल नीचे है। मैं लोगों को इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ कि फैक्ट्री लगा रखी, रॉ मटेरियल तो भर रहे हैं उसमें, लेकिन एंड प्रोडक्ट उनके बाहर नहीं निकल रहा फैक्ट्री से, तो क्या होगा, गोडाउन भरेगा। तो एंड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एक तो हमें न्यूट्रिशनल बैलेंस चाहिए, कि सारे जो न्यूट्रिशन प्रॉपर, विटामिन्स, मिनरल्स सब शरीर को मिलेंगे, प्रोटीन्स एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड देन वाटर, फाइबर, सब बैलेंस मिलेंगे तो शरीर का एंड प्रोडक्ट बनेगा। एंड प्रोडक्ट क्या है, शरीर को एनर्जी चाहिए चलने के लिए, हर सेल को, हर ऑर्गन को, हर मसल्स को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी एंड प्रोडक्ट्स है। वो एनर्जी जब तक नहीं बनेगी, जब तक कि सारे कंटेंट उसमें नहीं डलेंगे। आपने तेल डला दिया, दिया जलाई नहीं है आपके पास, तो आग नहीं लगेगी। आप सिर्फ दिया जलाई लेके बैठे हो, आपके पास तेल या फ्यूल नहीं है, तो लंबे टाइम तक वो नहीं चलेगी। तो शरीर का भी यही सिंपल। तो बैलेंस डाइट, डिटॉक्सिफिकेशन, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो की है हमारी हेल्थ का। टाइम टू टाइम, अब हम गाड़ी, कार की बात करें, बाइक की बात करें, अपने और गैजेट्स की बात करें, हर चीज के प्रति हम सेंसिटिव हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस 10,000 किलोमीटर होगा तो गाड़ी की सर्विस पर लेके जाते हैं। शरीर की सर्विस के बारे में कोई नहीं सोचता, जब तक ये ब्रेक डाउन बिल्कुल ना हो जाए और फिर लगे कि अब तो मर गए, और फिर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर वो चीर फाड़ करते हैं, करवाते हैं, व्हाटएवर। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दैट डिटॉक्सिफिकेशन, राइट डाइट बैलेंस। डाइटरी रिक्वायरमेंट्स भी हर किसी की अलग है, उसके लिए भी कई फैक्टर्स हैं। तो आपका वीडियो लंबा हो रहा है, बट फिर भी हम कई बार डाइट की, उसको ये खाने से फायदा मिल गया, मैं भी वही खा लूं, जरूरी नहीं है कि उसको, जिसको खाने से उसको फायदा मिला तो आपको भी मिले। आपकी डेमोग्राफी क्या है, आपकी एज क्या है, आप किस जेंडर क्या है, फाइन, आपको कोई, आपकी हेल्थ कंडीशन उस वक्त की क्या है, ठीक है, आपकी कल्चरल एथनिक चेन है वो क्या है, आप किस कल्चर से आते हैं, तो वो इन सब चीजों से डिसाइड होता है, इन सब फैक्टर से डिसाइड होता है कि आपके लिए कौन सी डाइट बेटर रहेगी।
फाइन। आप ग्रोइंग एज में आपको प्रोटीन ज्यादा चाहिए, आप जो लेटर एज में है तो आपको प्रोटीन उतना ज्यादा नहीं चाहिए, आपको विटामिन मिनरल ज्यादा चाहिए, आपको कैल्शियम ज्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी डिके होना शुरू होगी। अब डिके जब हो रहे हैं तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए इससे बॉडी, तो डिके होने से रॉ मटेरियल क्या है, आपको कैल्शियम चाहिए ताकि बोन डिके ना हो, आपको विटामिन ई चाहिए ताकि आपकी सेल्स की हेल्थ बढ़ सके, ठीक है, आपको आयरन कंटेंट चाहिए, आपको आयरन प्रॉपर चाहिए ताकि आप, क्योंकि आपकी बॉडी उस वक्त जो है वो उतना आयरन नहीं बना पाती है, या उतना आपके जो आरबीसीज नहीं बनती हैं, या उनकी लाइफ उतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी क्योंकि एज की वजह से जो है डिजेनरेटिव प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें चाहिए सो दैट आप उस लेटर एज में भी हेल्दी बने सके। तो हर एज में आपकी जेंडर, आप मेल है तो आपकी बिल्कुल अलग रिक्वायरमेंट है डाइटरी, या फीमेल है तो आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। तो ये आप डेमोग्राफी, आप समुद्र किनारे रहते हैं तो आपका फूड स्टफ, आपकी फूड अलग तरह का फूड खाना चाहिए, आपको लो ऑयल के साथ फूड खाना चाहिए, आप पहाड़ पे रहते हैं आपको हाई ऑयल कंटेंट खाना चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए चढ़ने उतरने के लिए, ठंड से कॉम्बैट करने के लिए। अब आप साउथ इंडियन हैं, आप पहाड़ पे जाकर के डोसा खाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे थोड़े दिन। आप नॉर्थ इंडियन हैं, आप यहाँ पे हैं, वहां आप केरला जाकर के या चेन्नई जाकर के आप यहाँ वाली डाइट खाएंगे 6 महीने वहां बीमार हो जाएंगे। तो जहाँ जो आपका ज्योग्राफी है वो भी एक वो इंपॉर्टेंट रोल है। जो ग्लोबलाइजेशन डाइट का जब से हुआ है, समस्याएं क्यों बढ़ी हैं? दिस फास्ट फूड की बात करें हम, बर्गर की, दिस मे बी गुड फॉर यूरोपियन क्लाइमेट, मे बी गुड, फाइन, वहां ठंड है 12 महीने, वो तो लोग फिजिकल एक्टिविटीज भी उस तरह से करते हैं, उनका फिजिकल बिल्टअप भी अलग है, दे नीड हाई कैलोरीज, दे नीड हाई कैलोरी फूड, इट मे बी गुड फॉर देम बट दैट इज नॉट गुड फॉर अस। वी आर लिविंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। उनका जो सॉल्ट इनटेक है डिफरेंट है, हमारा सॉल्ट इनटेक डिफरेंट है, हमारे रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल फूड टेस्ट के लिए तो अच्छा है कभी कभार खा लिया जाके, बट अगर आप उसका रूटीन फूड बनाएंगे तो वो आप बीमार इसलिए नहीं हो रहे, कोई मैं लोगों कहता हूँ कोई सोशल, एक कोई कल्चरल इशू नहीं, कोई मॉरल एजुकेशन नहीं है कि वो नहीं खाना चाहिए, ये को टेक्निकली समझें। आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट को वो सूट नहीं करता, वो आपको सूट नहीं करता, ये बात नहीं है। उस एनवायरनमेंट में कोई भी रहेगा, यहाँ पे आके कोई यूरोपियन अगर भी रहेगा, वो यहाँ पर रेगुलर खाएगा तो वो यहाँ बीमार हो जाएगा, उसको यहाँ पर हाई वाटर कंटेंट लेना पड़ेगा, हाई फाइबर कंटेंट लेना पड़ेगा, तब वो जाके सर्वाइव कर सकता है। सो ये कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें समझना होगा, और जो खासकर सोशल मीडिया की जो देन है कि कोई एक चीज है, ये खाने से ऐसा हो गया, मैंने खाया तो ऐसा हो गया, उसको भी लगता है कि हम सब खाएंगे तो सबको ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। पर्सनलाइज्ड हेल्थ है, पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्रोग्राम से आपका शरीर कुछ और है, वो किसी और तरह से रेट कर रहा है, आपकी एज, बहुत से फैक्टर्स है, उसके हिसाब से ही आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, समझें, या सेल्फ ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, खुद को ऑब्जर्व करें कि मुझे क्या चीज सूट करती है, क्या चीज सूट नहीं करती। और बॉडी इज द बेस्ट डाइटिशियन। बॉडी इज द बेस्ट डाइटिशियन। डॉक्टर साहब ने बड़ी सारगर्भित शब्दों में पूरी चिकित्सा पद्धति की जो आत्मा है शायद उससे परिचय कराने का प्रयास किया है। इनका ये मानना है कि भाई क्लाइमेट जो चेंज है, भूगोलीय जो दृष्टि से देखा जाए तो सबका अपना अपना है, और ऐसे में हर आदमी एक जैसा खाना खाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पंच तत्व जो हमारे हैं सबके अलग अलग वेरी करते हैं एरिया वाइज, क्षेत्र वाइज, और इसीलिए खान पान की जो कल्चर थी वो हमारी कला और संस्कृति से जुड़ी हुई थी, और कला संस्कृति से जुड़ी होने के नाते ही उनकी कुछ ट्रेडिशनल चीजों को अगर हम रूटीन में लेने लगते हैं तो रूटीन में हमारी हेल्थ के ऊपर उसका इफेक्ट आ जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बात करते हैं लास्ट और नॉट लीस्ट, आपकी नजरों में हेल्थ के मामले में सही आदमी कौन है? क्योंकि द राइट पीपल हमारा इंटरव्यू का जो मेन वो फोकस रहता है, सही लोगों से इंटरव्यू करना और सही लोगों को रूबरू कराना लोगों तक। यूट्यूब चैनल का हमारा नाम भी द राइट पीपल है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी नजर में सही हेल्दी इंसान कौन? जो इंसान खुद को समझता है, खुद को ऑब्जर्व करता है, खुद को के अंदर ज्यादा झांक के देखता है, वो आई थिंक उसके लिए हेल्दी रहना ज्यादा आसान है, रादर देन कि हम हर मामले में दूसरों को ही देखते रहें, दूसरों को ही फॉलो करते रहें। मोटिवेशन एक अलग चीज है कि किसी को देख के मोटिवेट हो सकते हैं, बट वी कांट कॉपी एनीबॉडी, और ना ही हमें कॉपी करने की जरूरत है। हमारी हर किसी की अपनी एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को अगर हम कैरी करके चलें और उसको समझें, अपने आप को समझें, अपने शरीर को समझें, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझें, उसके एक्शन रिएक्शन को समझें, उसके रिस्पॉन्स
और रिएक्शंस को समझें, तो बहुत सी चीजें तो हमें खुद ही समझ में आ जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। और जब ये समझना चाहिए, वो डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो सोने जागने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सोने जागने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने भी अपना बहुत सी स्टडीज भी इसमें आई है, जो कॉन्सेप्ट था कि जल्दी सोना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, कि जरूरी नहीं है कि ये थ्योरी सबके लिए सही हो। सो उसमें भी अगर कुछ चीज जो आपके एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो इसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं, हर इंसान के एक बायोलॉजिकल क्लॉक एक अलग तरीके से सेट है। उस बायोलॉजिकल क्लॉक को रोज रोज बदलेंगे तो आपको कोई ना कोई सीरियस डिसीज होगी ही होगी, मान के चले। लेकिन अगर एक लेवल पे आपने सेट कर लिया बायोलॉजिकल क्लॉक, तो उसके हिसाब से आप अपना सारा साइकिल, टाइम साइकिल चला रहे हो, उठना से लेकर, सोने से लेकर, खाने से लेकर, बाकी एक्टिविटीज को करने से लेकर, तो रादर आप हेल्दी रहेंगे, चाहे आप थोड़ा सा लेट भी क्यों ना उठते हो, चाहे थोड़ा सा लेट भी क्यों ना सोते हो। लेकिन वो नहीं चलेगा कि कभी 10 बजे सोगे, कभी 1 बजे सोगे, कभी 5 बजे उठ लिए, कभी रात को 12 बजे उठे। तो आपके जो शरीर की जो क्लॉक है वो कंफ्यूज हो जाती है। आपके शरीर को, क्योंकि आपके शरीर की ऑर्गन्स को भी, जैसे मैं एक एग्जांपल भी लोगों को देता हूँ कि आपके सर किसके घर में घड़ी लगी हुई है, कोई किचन में, कोई बेडरूम में, या किसी के मोबाइल में, उस घड़ी को देख करके कोई उठता है, कोई किचन का काम करता है, कोई दूसरे का, और कोई आकर के वो सारी घड़ियों को रोज जो है टाइम को चेंज कर जाए, तो थोड़े बहुत दिन बाद आपके सारे घर का सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो आपके जो शरीर के अंदर जो बैठे हैं ऑर्गन्स, उनको भी बेचारे लीवर को कैसे पता चलेगा कि मुझे कब तो एसिडिक जूस बनाना है, कब नहीं बनाना है, और बाकी शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं, जितने सिस्टम हैं, कि वो हमें कब क्या काम करना, कब क्या काम नहीं करना है, कब बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन, सफाई का काम शुरू करना है, कब नहीं करना है। तो रोज जब वो सिस्टम बिगड़ जाता है, तो फिर बॉडी के वो सारे, चाहे वात पित्त कफ के आरोग्य दृष्टि से या मॉडर्न प्रोस्पेक्टिव से, चाहे वो एसिड अल्कलाइन, सारे बिगड़ जाते हैं, चाहे वो नेचुरोपैथिक दृष्टि से सारे पंच महाभूत, और वो सारा इम्बैलेंस हो जाता है, और शरीर हो जाता है कंफ्यूज कि कौन से एक्टिव, सारे हार्मोनल सिक्रेशन चेंज हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो साइकिल इस सर्कैडियन रिदम में, बैलेंस क्लॉक में भी पता है कि सुबह उठ के कॉर्टिसोल बनना है, जो हमें दौड़ाता है, भगाता है। शाम को आता है एड्रेनलिन बनना है, तो हमें रिलैक्स कर देता है। शाम हो गया, ऑफिस का टाइम हो गया, या स्कूल से बच्चा आके रिलैक्स हो गए, माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो हमें फिर पार्टी करने का मन करता है, किसी एक्सरसाइज करने का मन करता है, और रात में आते आते फिर मेलाटोनिन बनता है, जो हमें सुलाने का काम करता है। तो एक ही साइकिल है। अब ये साइकिल रोज बिगड़ जाए कि जब भागना है उस टाइम तो हम रिलैक्स होके बैठे हैं, जब सोना है तो ऐसा फ्रेश होके बैठे हैं कि अब तो नींद नहीं आ रही है, तो वो सारा सिस्टम जो है आपका गड़बड़ा जाता है, और फिर आप हो जाते हो बीमार। तो इसलिए हेल्दी वही इंसान है जो अपने सिस्टम को समझता है, अपने आप को समझता है, और उसके हिसाब से अपने एक डिसिप्लिन को फॉलो करता है। दोस्तों, बहुत सुंदर व्याख्याएं, बहुत सुंदर परिभाषाएं, बहुत सुंदर अर्थ आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर कुमार ने हमें दिए हैं। हम उम्मीद करेंगे डॉक्टर कुमार के साथ इसी प्रकार जुड़े रहें, और भविष्य में हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं लैटरवर्ड रिसर्च फाउंडेशन के, उसमें किसी न किसी रूप में डॉक्टर कुमार का हमारे साथ सहयोग बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जिस विधा को इन्होंने बहुत नजदीकी से प्रकृति के साथ जुड़कर खुद पर भी और लोगों पर भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है, ये इसी प्रकार लोगों की सेवा करते रहें, और चिकित्सा के क्षेत्र में ये इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। आज के साक्षात्कार को विराम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर कुमार हमारे साथ भविष्य में सीरीज में हमारे साथ आए, और उम्मीद करेंगे और इनसे आश्वासन भी लेंगे कि अगर हमारे साथ आए तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। जरूर जरूर, किसी भी वक्त मुझे किसी की भी सेवा करने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।